नमस्कार। एक और हफ्ता है जिसमें मैं और सोहित मिश्रा आ गए हैं एक और एपिसोड लेकर, जिसका नाम है दिल्ली मुंबई हॉटलाइन। The Delhi Mumbai Hotline. दिल्ली मुंबई हॉटलाइन के इस एपिसोड में भी बहुत सारे किस्से कहानी होंगे। अभी तो बड़ी बड़ी चीजें हैं जिनके बारे में बात करनी है, लेकिन उससे पहले अपील। और आज की अपील सोहित से शुरू। जी दर्शकों, एक तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दिल्ली मुंबई हॉटलाइन में। और हर बार की तरह आप देखते रहे हैं कि कैसे मैं और संकेत इस शो के जरिए हमारे एक्सपीरियंस, हम किसी मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं उस पर लगातार बातचीत करते हैं। आपके सामने रविवार के दिन इसलिए भी आते हैं कि हफ्ते भर में जो कुछ बड़ी खबर है उस पर हम दोनों क्या सोचते हैं, इनफॉर्मली भी, वो भी हम खुले तौर पर, और आपने देखा भी हम कैसे बात कर रहे हैं। और इसके बदले में हम एक ही अपील आपसे बार बार करते हैं, वो ये कि आपको आपके इस वीडियो के नीचे दो चैनल दिख रहे होंगे, डबल चेक बाय संकेत और सोहित मिश्रा ऑफिशियल। इन दोनों चैनल के आगे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा और बेल आइकॉन का बटन दिख रहा होगा। दोनों को क्लिक कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि हफ्ते भर हम जो भी वीडियोस हमारे दोनों के अपने अपने चैनल्स पर करते रहें उसे भी आप देखें, तो उससे आपकी जो जानकारी है या जिस तरह की खबरें हम करते हैं उसकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ यहाँ पर यह भी कहना जरूरी है कि पिछले कुछ हफ्तों में जैसे ही इस वीडियो को हम डालते हैं, आप सभी से बहुत ज्यादा प्यार मिलता रहा है। हम उम्मीद यही करते हैं कि इसी तरह का प्यार आपसे मिलता भी रहे और आगे भी इसी तरह से जो भी बातें हम एक्चुअल में सोचते हैं, बिना किसी लाग लपेट के या फिर ये सोचते हुए कि इससे व्यूज मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ईमानदारी के साथ अपने अपने मन की बात को हम आपके सामने रख सकें। संकेत, आप भी एक अपील कर दें। मन की बात सोहित करते हैं। मन की बात रविवार के दिन रविवार के दिन 12 बजे मन की बात करते हैं। ये दर्शकों देख रहे हैं, अरमान में कमी नहीं है। लेकिन जोक सपाट, बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों, बहुत धन्यवाद। बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स वगैरह सब पढ़ के। आप जो चीज बोलते हैं उसमें क्रिटिकल अप्रिसिएशन भी होती है, उसमें तमाम चीजें होती हैं। बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। इतने लोग आप देख रहे हैं और लगातार ये संख्या बढ़ती चली जा रही है। हालांकि संख्या को देख करके अच्छा जरूर लगता है, लेकिन उसको बढ़ते देख करके बस मकसद यही है कि संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचे। उसके लिए संदेश बदल जाएगा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो हम बोलते हैं सोचते हैं वो हम वैसे ही सोचते रहेंगे, लेकिन हाँ, हमारी सोच, हमारे बोलने के तरीके और हमारी बात को आप सुन रहे हैं, ये बड़ा अच्छा लगता है। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, डबल चेक बाय संकेत और सोहित मिश्रा ऑफिशियल। ये दो चैनल्स हैं जिनके लिंक्स नीचे हैं, तो उन दोनों को सब्सक्राइब कर लें। सोहित, मेरे ख्याल से दर्शकों को जरा जल्दी से 3 मिनट हमने अपना कर लिया। थैंक यू और वो सारी चीजें है ना। अब जरा मेन मुद्दे पर आए। हाँ, तो दो मोटे मोटे मुद्दे हैं आज। एक, शुभेंदु अधिकारी जो अब बंगाल के मुख्यमंत्री हो गए, तो उसको लेकर के तमाम चीजें हैं। वो मुख्यमंत्री हो गए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एन केन प्रकारेण सरकार बना ली अपनी। ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं दे रही थी तो गवर्नर साहब ने भंगी कर दिया। अगेन, वेल विद इन हिज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया है जो वो नहीं कर सकते हैं। नए मुख्यमंत्री भी आ गए हैं। नए मुख्यमंत्री पूरे बंगाल के होंगे या सिर्फ बंगाल के हिंदू समाज के होंगे, या बंगाल के क्रिश्चियंस के भी होंगे, बंगाल के और समुदाय के भी होंगे, क्या बंगाल के जो मुसलमान हैं उनके भी होंगे? क्या उनके जो पिछले बयान हैं वो बतौर मुख्यमंत्री भी वो उसी पर सहमत रहेंगे, और क्या उसी तरीके की उनकी कार्यशैली होगी? ये बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है पश्चिम बंगाल में। और हाँ, उसके बाद हम बात तो करेंगे हम, क्योंकि गवर्नर की बात चली है, तो एक तमिलनाडु के केस में आप जानते हैं कि वो राजभवन, जिसका नाम अब लोक भवन रख दिया गया है, उसमें देखिए नाम बदलने से और कॉस्मेटिक सर्जरी कर देने से अंदर की सूरत और सीरत नहीं बदलती है। तो लोक भवन हो या राजभवन हो, लेकिन ये भवन ऐसा है कि वक्त वक्त पर इस भवन पर आरोप ये लगे हैं कि ये भवन दर्शन करता है दिल्ली के, हर चीज के लिए दिल्ली की ओर मुंह ताकता है, और जो दिल्ली चाहे वो लागू कर देता है, नियम बदल देता है दिल्ली अनुसार। जैसे सॉल्ट बे यूं करके नमक नहीं छिड़कते थे, वैसे ही
किसी भी प्रदेश की राजनीति में सॉल्ट बे का काम क्या गवर्नर हाउस करता है, और क्या वही चीज तमिलनाडु में भी करने की कोशिश की। तो ये दोनों कहानियां होंगी जिनके बारे में आज चर्चा करेंगे सोहित जी। और इसके साथ इन कहानियों से जुड़े हुए इतिहास के बारे में भी बताएंगे। गवर्नर का और महाराष्ट्र का पुराना नाता रहा है। आज संकेत ने जब कह ही दिया है कि मैं मन की बात करता हूं, तो मैं भी अपने पुराने रिश्ते और पुराने नाते हर जगह पे लगा देता हूं। तो गवर्नर और महाराष्ट्र का भी पुराना नाता रहा है, यहाँ की पॉलिटिक्स में किस तरह का इम्पैक्ट रहा है और वही स्क्रिप्ट अब कैसे तमिलनाडु में खेली जा रही है, उस पर भी चर्चा करेंगे। और शुभेंदु अधिकारी से इसलिए भी शुरू करना चाहिए संकेत, क्योंकि वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए हैं। और जिस तरह से हमने इस पूरे इलेक्शन कैंपेन पर भी हमने बातचीत की है, और जिस तरह के बयान शुभेंदु अधिकारी की ओर से न केवल इस इलेक्शन कैंपेन में बल्कि पिछले कुछ हफ्तों से दिए जा रहे हैं, ये कह लें कि कई महीनों से दिए जा रहे हैं, वो पूरे और पूरी तरीके से कम्युनल नजर तो आते हैं। मुझे तो नजर आते हैं, आपको भी नजर आता है, शायद चुनाव आयोग को नजर क्यों नहीं आता है बार बार, ये भी तो एक सवाल बनता है। लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि अब क्योंकि वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो उनके अतीत में या फिर जो बयान है दर्शकों, उस पर बातचीत करने की इसलिए भी जरूरत है क्योंकि जिस दिन वो जीत कर भी आए थे, ममता बनर्जी को उन्होंने भवानीपुर में जब 15,105 वोट से हराया भी था, तब भी वहां पर आकर खुलकर उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने ममता बनर्जी का समर्थन किया और हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट इन्होंने मुझे दिया। जो हिंदू ईवीएम है वो बीजेपी के लिए आता है और मुस्लिम ईवीएम जो है वो तृणमूल कांग्रेस के लिए आता है। इस चुनाव के समय उन्होंने ये भी कहा था कि कैसे अगर वो सत्ता में आते हैं तो जो मुस्लिम एमएलएज हैं उन्हें यहाँ से फेंक देंगे। हर मुसलमान की तुलना वो बांग्लादेशी से करते हैं, हर मुसलमानों को उन्होंने एक तरीके से घुसपैठिया बताने की कोशिश की है और बहुत सारी बातें की है जिस पर आज चर्चा होगी। लेकिन आपको ये समझना होगा कि 2011 के सेंसस के अनुसार पश्चिम बंगाल में जहां 27% मुसलमान मौजूद हैं और 2011 के अनुसार 2.46 करोड़ से 2.47 करोड़ तक का की जो जनसंख्या है पश्चिम बंगाल की, वो मुसलमानों की है। और ऐसे में वहां के जो अब नए मुख्यमंत्री बने हैं, उनकी ओर से जिस तरह के बयान लगातार दिए गए हैं, हालांकि दूसरे राज्यों में भी ऐसे बयान दिए जाते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल इसलिए भी खास है दोस्तों क्योंकि बांग्लादेश के साथ ये बॉर्डर साझा करता है, बांग्लादेश को भी लेकर कई सारी बातें की गई है। और जिस भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी ही 2016 में शुभेंदु अधिकारी के करप्शन की बात कर रहे थे, वो उनके साथ मंच साझा करते हुए अब वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो ये कितना सही है या जिस तरह के ये बयान हुए हैं उसका क्या नतीजा निकल सकता है, आज इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और संकेत, इससे हमें शुरू भी करनी चाहिए। जैसे कि कुछ उदाहरण तो मैंने दे दिए हैं, और आप जब एक पद पर बैठ जाते हैं तब ना आप हिंदुओं के नेता होते हैं, ना आप मुसलमानों के नेता होते हैं, ना आप किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को केटर करते हैं, आप उस राज्य के सभी लोगों को केटर करते हैं। लेकिन जिस तरह के कुल के, ये तो कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, और ये शुभेंदु अधिकारी हो और भी नेता हो लगातार बोलते आए हैं। और अब शुभेंदु अधिकारी का मुख्यमंत्री बन जाना, इसका कितना बड़ा प्रमाण आप देखते हैं, और आने वाले 5 साल बंगाल के कैसे रहेंगे? क्योंकि एक कहावत बार बार पहले भी आपने सुना होगा कि जो बंगाल आज सोचता है वो पूरा देश कल सोचता है। ऐसी बातें बार बार की जाती है। बंगाल का अपना एक अतीत रहा है, एक इतिहास रहा है, और आजादी के बाद से लेकर अब तक पहली बार एक राइट विंग गवर्नमेंट, भारतीय जनता पार्टी पहली बार सत्ता में आई है। इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आज इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। संकेत, आप जब ये सारी चीजें देखते हैं या कुछ मैंने एग्जाम्पल्स जो दिए हैं, आप कैसे सोचते हैं? और ऐसा नहीं है जैसे कि मैंने कहा कि ये अकेले मुख्यमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ की ओर से बयान आते हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा की ओर से बयान आते हैं, वो भी भारी बहुमत से जीते हैं। हम शुभेंदु अधिकारी पर आज चर्चा कर रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल में वो आए हैं। आप कैसे देखते हैं संकेत? आपने ये जो लास्ट में 2 नाम लिए ना, ये आपने एकदम मेरे मुख की बात छीन ली, क्योंकि मैं यही बोलने वाला था कि भारतीय जनता पार्टी में जहां पर ये बोला जाता है सोहित की इट इज अ सेंटर्स शो। सेंटर्स शो का मतलब ये हुआ कि जो केंद्र चाहता है वो होता है, केंद्र की मर्जी और 2 लोगों की मर्जी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी और अमित शाह, बस 2 मैन शो, मो शाह, ये सारी बातें होती हैं। इस मो शाह में तमाम सरकारें जब भारतीय जनता पार्टी की आई अलग अलग जगहों पर, तो ये बात बोली गई कि आपने बिल्कुल पिट्ठू टाइप के मुख्यमंत्री को इंस्टॉल करने की कोशिश की ताकि आपका वर्चस्व बना रहे। उदाहरण छत्तीसगढ़ का ले लीजिए, गुजरात का ले लीजिए, आप और भी तमाम उदाहरण, महाराष्ट्र ले लीजिए। महाराष्ट्र के भी मुख्यमंत्री मतलब अपनी वैसे बड़े डायनामिक हैं,
लेकिन वो उनका डायनामिज्म बिल्कुल सबसर्विएंट टू द सेंटर है ना, प्रो मोदी प्रो अमित शाह, कोई उसमें डिस्प्यूट नहीं है। तो वैसे वो ऐसे जब डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया तो बन गए, और जब सीएम बन गए, वही तो कोई विद्रोह नहीं, कुछ नहीं, आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बन गए। तो इसलिए मैं उनको उस शैली में रख रहा हूं जी। और हरियाणा के मुख्यमंत्री और मतलब जितने भी बीजेपी के 3 ऐसे अब राज्य हो गए हैं जहां के मुख्यमंत्री अब ऐसे हैं, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये तीसरे भी उसी श्रेणी में होंगे, जहां पर बीजेपी के मुख्यमंत्री चेहरा केंद्र के निर्णय और केंद्र उससे मतलब रहेंगे साथ में, लेकिन अपनी एक छवि छाप, अपनी एक हेडलाइन खींच लेने की ताकत और वो वर्चस्व वो बनाए रखेंगे। पहले थे साल 2017 में आए योगी आदित्यनाथ, वो आए, लाया इसलिए गया था कि वही हैं जो उत्तर प्रदेश को संभाल के रखेंगे। दिल्ली ने इंस्टॉल किया, लेकिन दिल्ली की इंस्टॉलेशन कहीं 2020-21 में दिल्ली को एहसास हुआ कि हे भगवान, ये तो हमसे भी आगे निकल गया, ये तो हमने क्लास मॉनिटर बनाया, ये तो टीचर बनने की कोशिश कर रहा है। बड़ी तगड़ी मीटिंग हुई 2022 चुनाव से पहले, दिल्ली से AK शर्मा गए उत्तर प्रदेश में कि जरा वहां पर ये पद संभाल लें, और योगी आदित्यनाथ को हिला नहीं पाए, है ना। तो आज की डेट में वो ऊपर ऊपर सतही रूप से आपको योगी आदित्यनाथ और अमित शाह और नरेंद्र मोदी एक जरूर दिखते हैं, लेकिन वो फॉल्ट लाइंस भी हैं। और चलिए फॉल्ट लाइंस वाली बात अगर हम हटा भी दें, योगी आदित्यनाथ इन हिज ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स वॉट एवर इट मे बी, मैं उसको सही और गलत नहीं ठहरा रहा हूं, मेरा यह कहना है वो जो भी ब्रांड है वो अपने इंडिविजुअली स्टैंड कर रहे हैं, अपने खुद से हेडलाइन बनाने की कुवत योगी आदित्यनाथ में थी पहले अमंग द बीजेपी चीफ मिनिस्टर्स, और कोई इतना हेडलाइन या अटेंशन ग्रैबर नहीं था। फिर आए कौन? हेमंत बिस्वा शर्मा, इंपोर्टेड माल, कांग्रेस से आए थे, असम में सर्बानंद सोनोवाल जीते, और उसके बाद 5 साल बाद सोनोवाल हटे और इनको बनाया गया, और फिर अब अपने काम में जीत करके वापस मुख्यमंत्री बने हैं। और पिछले 5 साल में तमाम बयान, कुछ हेट्रेड भरे बयान मियां मियां इन्होंने भी किए, लेकिन पोलराइजेशन पॉलिटिक्स और अपना जो ब्रांड है जिसमें अपना रिकग्नाइजेबिलिटी भारतीय जनता पार्टी में, या फिर अगर आप पूरे देश भर में अगर हेमंत बिस्वा शर्मा बोल देंगे तो लोग जानेंगे कि किस मुख्यमंत्री के बारे में बात हो रही है। तो हेडलाइन ग्रैबिंग और अटेंशन ग्रैबिंग में ये भारतीय जनता पार्टी के राज्य इकाई के मुखिया एज चीफ मिनिस्टर दूसरे बड़े नाम थे जिनकी एक नेशनल रिकग्निशन थी। आज भारतीय जनता पार्टी को उस नेशनल रिकग्निशन के चीफ मिनिस्टर का तीसरा चेहरा मिला है। You mark my words, Sohit, if not already, शुभेंदु अधिकारी उस लीग में जाएंगे या जा चुके हैं, जहां पूरे देश भर में आप कभी भी शुभेंदु अधिकारी बोलेंगे तो लोग जानेंगे कि क्या हो रहा है। और ये इन तीनों में एक चीज कॉमन ये है कि ये तीनों ही जिस तरीके की पॉलिटिक्स करते हैं वो 4 हाथ आगे जाने की कोशिश करते हैं ऑफ व्हाट अदर लीडर्स एट द सेंटर, मतलब जहां वो एक आंखों की शर्म बनाने की कोशिश करेंगे बाकी लीडर्स, ये उससे 4 हाथ आगे जाने की कोशिश करते हैं। योगी आदित्यनाथ भी, जिन्होंने 80-20 की बात की कि 80-20 की लड़ाई है उत्तर प्रदेश में। हेमंत बिस्वा शर्मा, जिन्होंने तो बहुत क्लियरली और बहुत स्पष्ट रूप से मियां, और फिर वो एड कैंपेन जिसको वो कहते हैं कि मेरा एड कैंपेन नहीं था। कैसे आपका नहीं था भाई? बीजेपी का तो था, उसमें आपका चेहरा दिख रहा है, प्लस आप बयान दे ही रहे हैं, अब आप चुनाव जीत गए। और बिल्कुल इसी तरीके की शैली शुभेंदु अधिकारी की, अगेन एक्सपोर्टेड इंपोर्टेड आइटम, टीएमसी से आए हुए, और एकदम से आप ये सोचिए कि इनके बयान इलेक्शन से पहले के इतने गाजा जैसा हाल कर देंगे, इजराइल बनना पड़ेगा, मैं सिर्फ हिंदुओं का नेता बनूंगा, मैं नंदीग्राम के मुसलमानों के लिए कुछ नहीं, तमाम इनके बयान, मतलब आप ये समझिए कि बहुत सारे ऐसे बयान हैं जो जरा टू द सेन माइंड आपको ऐसे लगेगा कि क्या बोल रहे हैं। लेकिन अब ये बंगाल की राजनीति की और खासतौर से बीजेपी के जीत के बाद की मजबूरी हो गई। बीच में बात चल रही थी कि अग्निमित्रा पॉल को बना दिया जाएगा, नहीं बनी,
क्योंकि जिस तरीके से और जिस कैंपेन पर बीजेपी पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ करके जीत करके आई, उसमें अगर वो अग्निमित्रा पॉल को बना देते कि महिला मुख्यमंत्री हट रही हैं और महिला आ जाएं, आप देखिए बीजेपी में विद्रोह हो जाता। नहीं मानते। तो अभी क्या है, आप एक फायर ब्रांड, बहुत ही कंट्रोवर्शियल बात करने वाले तीसरे एक चीफ मिनिस्टर को इंस्टॉल कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। आज जब उन्होंने शपथ ली तो उसमें उन्होंने भगवा वस्त्र भी धारण कर लिया, सब कुछ हो गया। अव्वल तो एक स्टिंग ऑपरेशन में वो कैश लेते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन चलिए वो तो कब का धुल गया था जब वो बीजेपी में आए थे, और अब इनका एलिवेशन हो गया। तो अब मुझे लगता भी नहीं है बीजेपी में कोई उसकी कोई खास बात करेगा। और मॉरलिटी एक ऐसी चीज है ना सोहित, वो तो अब मतलब उसको लोग भी कंसिडर नहीं करते। आज की डेट में अगर आप वो क्लिप दिखा देंगे वो नारदा स्टिंग ऑपरेशन की, तो मुझे नहीं लगता जो डेडिकेटेड सपोर्टर्स हैं वो, या जो नॉन डेडिकेटेड सपोर्टर हैं, किसी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको कोई मतलब नहीं है। होगा, अब तो आ गए और अब यही मुख्यमंत्री हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल, जैसे कि आपने बोला, मेरी नजरों में तो यही होगा कि कैंपेनर शुभेंदु अधिकारी ने जिस तरीके से बयान दिए वर्सेस चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी, जिनकी एक दबंग छवि है, जिनकी एक ऐसी छवि है कि बिल्कुल एकदम सेट राइट, और यही करके आए भी हैं। तो ये क्या सेट राइट करेंगे, किस हद तक जाएंगे, क्या करेंगे, प्रदेश की जो माइनॉरिटीज हैं उनके साथ क्या करेंगे। और सबसे बड़ी चीज इसमें सोहित ये है कि एसआईआर एक्सरसाइज अभी हुई, जिसको हमने एक एपिसोड में ये भी बोला था कि इट वाज अ मिसकैरेज ऑफ वोटर जस्टिस। मैं फिर बोल रहा हूं, टीएमसी भी जीतती तो भी मैं मिसकैरेज मानता। 27 लाख लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के केस हैं। अब आप चुनाव जीत करके आए हैं ये बोल करके कि इस देश के लोगों ने चुनाव में भाग लिया है और तब बीजेपी जीती है, हमने विदेशियों को बाहर निकाल दिया। तो आपके कहने का मतलब यह है कि 27 लाख लोग विदेशी थे बंगाल में, और अभी तो उनकी केस की हियरिंग भी चल रही है। और इस सब के बीच में अगर सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में यह हो जाता है कि ये 27 लाख तो गलत आउट हो गए, तो इनको तो वापस लेना है, तो ऐसे में डिटेक्ट डिलीट डिपोर्ट वाली कहानी कब लागू करना शुरू करेंगे शुभेंदु अधिकारी। इस डिटेक्ट डिलीट डिपोर्ट के केस में कुछ गलत लोग डिटेक्ट हो गए तो, कुछ गलत लोग डिलीट हो गए तो, और कुछ गलत लोग डिपोर्ट हो गए तो, हिंदुस्तानी डिपोर्ट हो गए तो, इस सब तरीके की क्या राजनीति अब हम पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा सक्रिय होते हुए देखेंगे। इस वक्तव्य में एक आखिरी बात बोल करके फिर हम चर्चा शुरू करते हैं सोहित, वो ये है, भारतीय जनता पार्टी का जो पिछला रूप था जनसंघ, आप ये समझें कि हिंदुस्तान की आजादी के टाइम से बंगाल को हम जिस तरीके से देखते हैं ना सोहित, वो उसको ऐसे देखते हैं रविंद्र संगीत और लैंड ऑफ पीस, हार्मनी, भाईचारा और ये सब, ये एक पहलू है बंगाल का। बंगाल में बहुत जबरदस्त रिलीजियस फॉल्ट लाइंस आपके पंजाब से ज्यादा हैं। पार्टीशन की जब बात होती है ना, तो पार्टीशन में पंजाब की चर्चा हम बहुत करते हैं, लेकिन पार्टीशन की आंधी जो बंगाल ने देखी थी, नफरत की वो जो आंधी बंगाल ने देखी थी, क्या हम भूल जाएंगे कि जब महात्मा गांधी को धरने पर और भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा था कलकत्ता के दंगे रोकने के लिए, तो एक बहुत ज्यादा पुराना इतिहास और वायलेंट इतिहास अलोंग रिलीजियस लाइंस, जिसको यह कहा जाता है अ क्लीवेज ऑफ रिलीजियस डिवाइड, वो बंगाल में एग्जिस्ट करता है। जनसंघ के शुरुआती दिनों में श्यामा प्रसाद मुखर्जी और उनके और प्रोमिनेंट चेहरे, ये सब इसी बंगाल से आए, लेकिन उसके बाद से पैर नहीं जमा पाई थी बीजेपी। इतने दशकों में अब पहली बार ये कोर्स ऑल्टरिंग पॉलिटिक्स on a fault line which has always existed, on a religious cleavage which has always existed in Bengal, आज उस तरीके की सरकार आई है। इसीलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यह होगा कि क्या ये आने वाली सरकार और कुरेदेगी और भावनाएं भड़केंगी,
या फिर चीजों को सुधारा जाएगा। कोई ये नहीं कह रहा है कि बांग्लादेश आकर के बस जाए, ये ना सोहित कह रहा है ना मैं, ये कौन कहेगा भाई? हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है, हिंदुस्तान में वोटिंग भी हिंदुस्तानियों को करनी चाहिए। लेकिन बांग्लादेशी हटाने के नाम पर ऐसा ना हो कि आप हिंदुस्तानी भी हटा दें, क्योंकि उस प्रदेश में आजादी के बाद से मुसलमान रहे हैं। ये अज्यूम ना कर लिया जाए कि आज के बाद 27 लाख ये जो लोग कटे हैं, जिसमें मुसलमान भी हैं, कि ये सारे लोग अब बांग्लादेशी हैं। ये वाली फीलिंग ना आए। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स, एंड इट विल बी अ बिग चैलेंज एंड टेस्ट फॉर शुभेंदु अधिकारी। लेकिन संकेत, जैसे कि आपने कहा कि कुछ नेता हैं जो देश भर में अपना नाम बनाना चाहते हैं या फिर अपने आप को हेडलाइन में रखना चाहते हैं, तो ये मुझे लगता है कि एक इजी वे आउट है या एक फॉर्मूला है, ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। शुभेंदु अधिकारी जिस तरह से लगातार बात करते आए हैं, या आप देखिए कि तृणमूल कांग्रेस से आने के बावजूद अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाता है, वो ममता बनर्जी को हराते हैं, और 2021 में भी उन्होंने ममता बनर्जी को एक सीट पर हराया था। तो अब उनके सामने ये वाला जो उन्होंने एक रोल ले लिया है, उसके आगे या पीछे हटने का सवाल उनके लिए तो खड़ा नहीं होता है। तो ये कम से कम मैं मानता हूं कि शुभेंदु अधिकारी ये अपना जो पूरा प्रोफाइल है, जैसे योगी आदित्यनाथ के बारे में कहा जाता है बुलडोजर जस्टिस वो करते हैं, और बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है, तो कहीं पर भी बुलडोजर चले अब तो योगी आदित्यनाथ का नाम उसमें जुड़ ही जाता है। और बंगाल में भी जब हिंसा हो रहा था तो इन्होंने कहा था कि हम योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर जस्टिस को यहाँ पर लाएंगे। तो मेरा तो मानना है, और जिस तरह के अटायर का भी आपने बात किया, कि ये फिलहाल खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब सवाल ये है जो इनको ओर से मैं कुछ कमेंट्स या स्टेटमेंट्स दर्शकों को बता दूं, क्योंकि मैंने 2-4 तो बताया आपको कि हिंदू ईवीएम भारतीय जनता पार्टी का है, मुस्लिम ईवीएम जो है वो टीएमसी को होता है, या मुसलमान एमएलए को भेज देंगे। बांग्लादेश शुड बी टॉट अ लेसन लाइक इजराइल टॉट गाजा। ये बात इन्होंने तब की थी जब ये कहा जा रहा था कि बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया गया, तब पश्चिम बंगाल से इन्होंने ये सारी बात कही थी। और भारतीय जनता पार्टी को भी ये सबक देने लग गए थे कि ये जो सबका साथ सबका विकास वाला जो उनका लाइन है उसे निकाल देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, और जो हमारे साथ है हम उनके साथ हैं वाला लाइन उनकी ओर से ऐसे बयान है। जब पहलगाम में हमला हुआ था और फिर धीरे धीरे लोग वापस जम्मू कश्मीर जाने लगे थे, तब जुलाई 2025 में इन्होंने बंगाली हिंदूज को अपील की थी कि जम्मू जाएं लेकिन कश्मीर ना जाएं। और तो और टीएमसी को इन्होंने मुस्लिम लीग 2.0 कहा था, और हर बार मुसलमानों की बात करते समय उन्हें ये बांग्लादेशी घुसपैठिया ही कहते थे। ये जो पूरी बातें मैं कर रहा हूँ, आप सोचिए अब ये एक मुख्यमंत्री बन चुके हैं, और इसलिए मैं और संकेत इस पर चर्चा कर रहे हैं कि इस तरह के बयान जो नेता देता रहा है, शायद उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही हो, शायद उनकी पार्टी को फायदा हो रहा हो, लेकिन क्या इससे लॉ एंड ऑर्डर पर इंपैक्ट पड़ेगा? क्या इससे वहां पर जो मुसलमान मौजूद है, क्या वो उतनी सेफ और सिक्योर फील करेंगे? क्योंकि अब आप जब मुख्यमंत्री बनते हैं, आप सबके मुख्यमंत्री होते हैं, उसमें आप क्या करते हैं उन्हें सेफ और सिक्योर फील कराने के लिए, स्पेशली जब वो एक बॉर्डर एरिया है। तो इसलिए भी ये चर्चा दर्शकों हम कर रहे हैं। और संकेत, आपने वो जो वीडियो वाली बात की कि उनके पैसे लेने वाले वीडियोस या नरेंद्र मोदी के भाषण वाले वीडियोस, तो जब वो शपथ ले रहे थे तब ऑपोजिशन की ओर से बार बार उस वीडियोस को भी चलाए गए, नरेंद्र मोदी के पुराने भाषण को भी चलाया गया। लेकिन मैं भी यही मानता हूं कि ये आयरनी है कि 2014 में करप्शन के नाम पर कांग्रेस को हरा कर जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, उनके पास वो वॉशिंग पाउडर मोदी मौजूद है, और जितने भी दाग किसी पर लगते हैं उन्हें केवल वॉशिंग पाउडर मोदी से धुल जाए तो लोग तो भूल ही जाते हैं, मीडिया भी भूल जाती है, नैरेटिव भी खत्म हो जाता है। और जिन लोगों को 2014 से पहले करप्शन से सख्त नफरत थी, वो अब कह रहे हैं कि नहीं सब चंगासी हो चुका है। तो ये बात तो है। अब इसके आगे देखना ये होगा कि किस स्तर पर ये पूरा मामला जाता है, क्योंकि कम्युनलिज्म जहां पर भी बढ़ा है उसका इम्पैक्ट जो है देश भर में होता है, उस राज्य पर होता है, स्पेशली इन अ स्टेट लाइक वेस्ट बंगाल जो बॉर्डर से घिरा हुआ है। वहां पर जो है इंटरनेशनल टाइज जो है उस पर इम्पैक्ट हो सकते हैं। इनफैक्ट मैं अभी जब रिसर्च भी कर रहा था तो खलीलुर रहमान, ये बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी ओर से कहा गया जब भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई कि अगर इंडिया की ओर से पुश इन इंसिडेंट्स होते हैं कि यानी वो इंडिया पुश आउट कहता है, वो बांग्लादेश पुश इन कहते हैं कि अगर लोगों को लाया जाएगा तो फिर हमें भी एक्ट करना पड़ेगा
और हम पहले से देखते आए हैं कि हाल ही के समय में चाहे नेपाल हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो या दूसरे और आसपास के हमारे देश हो, उससे भारत के रिलेशंस पर इम्पैक्ट पड़ा है। और इस सब के बीच में क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता अब बंगाल में आई है और पहली बार आई है, 34 साल तक जब लेफ्ट की सरकार थी तब भारतीय जनता पार्टी की जीत भी नहीं हुई थी कम से कम उन 34 सालों में। फिर टीएमसी जब 2011 में आई तब आज मैं पढ़ रहा था कि 2014 या 15 में पहली बार एक सीट जीते थे, फिर 16 में 3 सीटें कहीं पर बाईपोल में जीते थे, फिर लास्ट टाइम ये सबसे ऑपोजिशन पार्टी के तौर पर आए थे सबसे बड़े, और अब सत्ता में आ गए हैं। तो ये एक ग्रोथ जो बीजेपी का 2014 से हुआ है उसका इम्पैक्ट केवल भारतीय जनता पार्टी पर नहीं, हमारे पूरे देश के पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज पर, उसके देश भर में जिस तरह से पॉलिटिकली चीजें चल रही हैं, यानी हिंदू मुस्लिम तनाव जिस तरह से बढ़ रहा है। महाराष्ट्र का ही केस आप देख सकते हैं जहां से मैं आता हूं कि कैसे अब यहाँ पर भी संकेत कभी लव जिहाद बात आ जाता है, लैंड जिहाद बात आता जाता है, कॉर्पोरेट जिहाद बात आ जाता है। अब यहाँ पर क्योंकि टीसीएस में इन्होंने एक पूरा मुद्दा आया था कि रिलीजियस कन्वर्जन हो रहे हैं, तो इसका एक दूसरा तरीका ये था, या लेंसकार्ट में जिस तरह से तिलक वाला मुद्दा आया था, उसके बाद कुछ लोगों से जब बात हुई तब उनका ये कहना है कि अब एचआर उनके सामने जब मुसलमानों के रेज्यूमे आते हैं तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि यार कौन इतना पंगा ले, कल पुलिस आ जाए, परसों कुछ आ जाए। तो ये सारी चीजों को भी आपको देखना होगा। तो ऐसे में बड़े पैमाने पर जहां पर मैं कह रहा हूँ 27% पॉपुलेशन मुसलमान है अगर पश्चिम बंगाल में, और आपके मुख्यमंत्री खुलकर इस तरह का बयान देते हैं, तो इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट वहां पर होगा। जो हिमंता बिस्वा शर्मा है उनकी ओर से तो कहा गया है कि मियाँ रिक्शा वाला होगा तो 5 रुपए होता है तो केवल 4 रुपए दो, हम ऐसा माहौल बनाएंगे कि वो अपने आप प्रेशर में आकर खुलकर चले जाएं। और ये सारी बातें अब ऑन रिकॉर्ड, और मुझे लगता है आपने याद भी दिलाया नोआखाली का हिस्सा जहाँ पर खुद बापू गए हुए थे। तो ये गांधी का देश है भी अभी, ये केवल अखबारों में रह गया है या पेपर में रह गया, ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि अब खुलकर इस तरह के कम्युनल बयान दिए जा रहे हैं। और अब आने वाले समय में क्या क्या फैसला लिया जाता है अभी पश्चिम बंगाल में, ये भी तय करेगा कि बंगाल की राजनीति का भविष्य क्या रहने वाला है। और जैसे कि संकेत ने कहा कि इसके पार्टीशन से भी इतिहास जुड़ा हुआ है, और बहुत समय लगता है कि दो कम्युनिटीज के बीच में जो गैप फिल होता है, भर जाता है, बढ़ जाता है, उसे कम करना। संकेत, इसका मैं बार बार महाराष्ट्र या मुंबई का भी एग्जांपल देता हूं कि मुंबई में जब 93 ब्लास्ट देखा, या फिर मुंबई में हमने देखा कि किस तरह से दंगे हुए थे, भिवंडी में दंगे हुए थे, जो महाराष्ट्र या मुंबई से उन्हें पता है कि बहुत बड़ा ये मामला था। उसके बाद एक बहुत ज्यादा समय लग गया था कि ये पूरे गैप को कम करने के लिए, और इसलिए भी आप पाएंगे यहाँ पर कम्युनल चीजें या यहाँ पर कम्युनल बातें होती हैं, लेकिन उतने बड़े पैमाने पर अब नहीं होती हैं जैसे पहले होते थे, या जिस तरह का पॉलिटिक्स होता था। उसका एक बहुत ज्यादा असर इस शहर ने और इस राज्य ने झेला हुआ है, हालांकि अब वापस बढ़ रहा है। तो ऐसा नहीं हो कि पश्चिम बंगाल में आप अपनी राजनीति के लिए, अपने फायदे के लिए सारी चीजें करें, क्योंकि आप आज सत्ता में हैं, कल नहीं है, कल कोई और आएगा, लेकिन इसका इम्पैक्ट, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हमारे देश पर और स्पेशली पश्चिम बंगाल पर क्या होगा, ये भी बात कम से कम शुभेंदु अधिकारी को सोचनी चाहिए। वो सोचेंगे नहीं सोचेंगे ये तो समय ही बताएगा, लेकिन ये जो पॉलिटिक्स है कम से कम ये अब पश्चिम बंगाल तक भी पहुंच चुकी है, और राइट विंग जो पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस है या फिर पॉलिटिकल पार्टी है वो वहां पर भी पहुंच चुकी है। और अगर आप कहते हैं कि बांग्लादेश को अभी वही हाल करना चाहिए जो इजराइल ने गाजा का किया था, तो ये बात आप एक लीडर के तौर पर अपने आप को पॉपुलर करने के लिए, या फिर हेडलाइन बनाने के लिए, या फिर हिंदू वोट्स अपनी तरफ इकट्ठा करने तक तो ठीक होता है, लेकिन जब आप सत्ता में आते हैं उसके बाद भी अगर आप ऐसा बर्ताव करते हैं तो एक ये संविधान का तो उल्लंघन है ही, दूसरा इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हमारे पूरे देश पर और स्पेशली आपके राज्य पर पड़ेगा। तो इसलिए भी हम इस पर चर्चा कर रहे हैं संकेत। और मुझे लगता है कि ये जो आने वाले 3 महीने होंगे उसमें आप किस तरह के फैसले लेते हैं, पहले फैसले क्या होते हैं, किस तरह का आपका कैबिनेट होता है, आपके कैबिनेट में कितने मुस्लिम चेहरे नजर आते हैं, नहीं नजर आते हैं, इससे भी बहुत सारी चीजें साफ हो जाएंगी। क्योंकि धीरे धीरे हमने बाकी जगहों पर देखा है कि नाम मात्र एक आधा मुसलमान महाराष्ट्र में, वो भी उनके अलायंस पार्टीज के जो होते हैं उन्हें आप लेकर नेता या मंत्री बना देते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर सबको दूर रखा जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज तो दूर रखते हैं, आप उन्हें कैबिनेट छोड़िए, एमएलए की भी टिकट नहीं देते हैं। तो क्या ये वाली जो राजनीति है ये इसी तरह से आगे बढ़ेगी? और 3 महीने जो हैं, या फिर मुझे लगता है पहले कुछ फैसलों से ही ये पता चल पाएगा कि शुभेंदु अधिकारी के मन में क्या है, उनकी मन की बात क्या है। ये आप सही कह रहे हैं। मुझे तो ये लगता है कि अब वो जमाना भी गया है जब वो
पॉलिटिकल टोकनिज्म ऑफ हैविंग वन पर्सन जो आप ऐसे फिट कर दें भारतीय जनता पार्टी का वर्जन मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते हुए, वो वाला प्रिटेंस मुझे नहीं लगता है कि उसमें अब बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने की बीजेपी को जरूरत है। बीजेपी के नेताओं को भी जरूरत है। इनफैक्ट बहुत हद तक ये काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता है। पता चला अगर आपने कर दिया तो आप जिनको एकत्रित करके पोलराइजेशन में जिनको साथ ला करके आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हो सकता है वो आपसे छिटक जाएं। तो ये दिस इज नॉट अ रिस्क विच, और कई बार ये चीज मैंने देखा है, ये चीज नेताओं की बोली हुई है कि अगर हम अपना सर कटा करके भी उनके सामने रख देंगे तो भी ये हमको वोट नहीं देंगे, तो भी ये हमको दोषी ठहराएंगे। इस तरीके की बात अक्सर एक समुदाय विशेष के लिए बोली गई है। इन नेता ने नहीं बोली, लेकिन इनके जैसे और नेताओं ने बोली है। तो मेरा ये कहना है कि दैट प्रिटेंस, वो वी आर वेल पास दैट स्टेज कि जिसमें वो एक दिखावा मात्र भी अगर वो नहीं होगा। मेरा तो बस ये कहना है, यहां बात हो रही है प्रोसिक्यूशन की, कि प्रोसिक्यूशन होगा या नहीं, विक्टिमाइज किए जाएंगे या नहीं। एसआईआर में जो लोग जिनका नाम कट गया है लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर, अब वो लोग विक्टिमाइज तो नहीं होंगे या इंतजार किया जाएगा? और फर्ज कीजिए अगर वो लोग वापस उनका नाम जुड़ जाता है, तब तो फिर खैर दैट शिप हैज सेल्ड, क्योंकि अब तो नई सरकार आ गई। लेकिन अब आप ये सोचिए कि वो तो गलत कटे थे ना नाम। फिर ये मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, हमको ये नहीं भूलना चाहिए। इसीलिए टीएमसी और बीजेपी, ये बीजेपी की सरकार आ गई, मिसकैरेज ऑफ वोटर जस्टिस हुआ है, सारे वोटर नहीं दे पाए हैं, बहुत भारी मात्रा में गलत वोटर्स भी कट गए हैं, मतलब सही वोटर्स कट गए हैं। तो ये एक सबसे बड़ी चीज है। मेरा सोहित, आपकी सारी बातों से मैं एकदम 100% इन एग्रीमेंट हूं, और मुझे तो ये कहना है कि करप्शन और कम्युनलिज्म ये दो ऐसी चीज हैं जो कि एक फिक्स फॉर्मूले होते हैं, और अब जो मैं होते हुए देख रहा हूं वो है कम्युनलिज्म एंड उसकी आड़ में करप्शन। क्या है कि जब जब कुछ भी भ्रष्टाचार या इससे रिलेटेड या गवर्नेंस से रिलेटेड कुछ भी होगा, आप कहीं भी फंसोगे, तो आपके पास एक इंस्टेंट इमोटिव मुद्दा कम्युनल लाइंस पर अब इस देश में तैयार है, और उसकी नई जगह एरिया ऑफ ऑपरेशन बंगाल है, बहुत क्लियरली, है ना। बाकी सब जगहों पर आप ये कह सकते हैं कि भैया ये कार्ड नहीं चलता, वो कार्ड नहीं चलता। मैं उन लोगों में से भी नहीं हूं सोहित जिनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदू मुसलमान करती है और कोई काम नहीं करती। नहीं, आई डोंट बिलीव, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि कोई सरकार कुछ भी काम ना करे। सरकारें कंटिन्यूम में काम करती हैं। आप कोई भी सरकार ले आइए, मैं तो ये कह रहा हूं कि आप यू मेक अ लैंप पोस्ट चीफ मिनिस्टर, तो भी इस देश का जो आपका जो ब्यूरोक्रेसी है, जो एक सिस्टम है, जितना भी लचर, जितना भी करप्शन से लेस, वो एक ढर्रे में चीजों को चलाते रहेगा। तो वैसे तो चीजें चली रही हैं, प्लस जो चीज अनडिनायबल है, जैसे उत्तर प्रदेश की मैं आपको बात बता दूं, इट इज अ फैक्ट, सन 2007 से उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे प्रदेश बनता चला जा रहा है। 2001 में मायावती ने यहां पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा का एक्सप्रेसवे बनाया। 2007 में ग्रेटर नोएडा से आगरा बनाया, फिर अखिलेश यादव ने आगरा से लखनऊ बनाया, फिर योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, फिर अलग अलग स्पर्स, और फिर देश के, तो ये एक्सप्रेसवेज, ये मैं तो ये समझता हूं कि अगर अच्छी क्वालिटी में बने, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम ये है कि आप तेजी से बना तो रहे हैं, लेकिन फिर वो कहीं ब्रिज टूट रहा है, कहीं जमीन धंस रही है। मेरी प्रॉब्लम वो है वीवीआईपी कल्चर में। सॉरी, आई एम डाइग्रेसिंग। मेरा ये कहना है कि ये कहना कि कोई बिल्कुल काम नहीं हो रहा है, आई डोंट बिलीव इन दिस। हां, लेकिन आप काम करेंगे और उसकी आड़ में फिर राजनीति में नॉर्मलाइज और इंटरनलाइज कर देंगे कि भाई पोलराइज्ड पॉलिटिक्स होती रहेगी, और उसको तो नया निजाम मान लो। तो ये एक बहुत खराब सिचुएशन है। बिना मुसलमानों से घृणा किए भी एक्सप्रेसवे बन सकते हैं, बिना लोगों से लड़ाए हुए या भद्दे नफरती बयान दिए हुए भी देश प्रगति कर सकता है ना। तो ये मेरा विचार है। इसीलिए
एक चीज जो हमने बाकी जगहों पर होते हुए देखी है कि आप चुनाव जो जिस फॉर्मूले से जीतते हैं, स्पेशली कम्युनल एजेंडे से या पोलराइजेशन पॉलिटिक्स से, तो फिर वो क्या है ना, मुंह में खून लगने जैसा है। एक बार अगर आपको पता चल गया कि ये फॉर्मूला काम कर रहा है, तो फिर आप वो जीतने के बाद वो फॉर्मूला गिव अप थोड़ी मारोगे जी। फिर तो आप उसको जहां जहां जब जब फंसोगे आप वो पेंच लगा दोगे। तो ये भी होते हुए हमने देखा है। भाई क्या उत्तर प्रदेश में पोलराइजिंग स्टेटमेंट्स बंद हो गए? हो ही रहे हैं ना। क्या हेमंत बिस्व शर्मा जब 5 साल मुख्यमंत्री थे तो पोलराइजिंग स्टेटमेंट्स बंद कर दिए उन्होंने? चुनाव के बाद उन्होंने बंद कर दिए? नहीं किए। हो सकता है चुनाव के वक्त उसकी तीव्रता बढ़ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि चुनाव खत्म होने के बाद वो स्टेटमेंट्स ही खत्म हो जाएंगे और लोग स्टेट्समैन लाइक हो जाएंगे। स्टेटमेंट्स आएंगे जब जब उनकी जरूरत होगी, उनको निकाल करके फॉर्मूले की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। तो कॉमन सेंस तो यही डिक्टेट करता है, नया कॉमन सेंस, कि बंगाल विल बी नो डिफरेंट। लेकिन होपिंग अगेंस्ट होप कि जो नेता बनता है वो सबका नेता बने। नहीं, बिल्कुल। और जैसे कि आपने कहा कि काम होता है, ये मैं मानता हूं संकेत, लेकिन आप काम के नाम पर वोट मांगते ही नहीं है। आप वोट मांगते हैं 80 बनाम 20, अब्दुल पंक्चर वाले को टाइट करना है, और यहाँ पर जैसे कि कहा गया घुसपैठियों को बाहर निकालना है। तो आप मांग भी तो वोट, यानी मेरा ऐसा मानना है कि अब जो आपका पूरा वोटर बेस है वो अब ये नहीं बढ़ चुका है कि ये वाला काम सही था या वो वाला काम सही था। आप किस आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं, आप हिंदू मुस्लिम में बिलीव करते हैं कि आप कास्ट सिस्टम में बिलीव करते हैं, उस अनुसार नेता अपने आप कभी हिंदू बन जाते हैं, कभी मैं देखता हूँ कि जो मुंबई में आकर हिंदू बनता है, जैसे ही कोंकण जाता है वहां पर मराठा बन जाता है और वहां पर अपने आप को मराठा नेता बनाना शुरू कर देता है। और इसी के नाम पर अगर ये पॉलिटिक्स चलती रहेगी तो ये कब तक सही रहेगा? क्योंकि यही तो हमको पाकिस्तान से या फिर नेपाल से अलग करता है कि एक मुस्लिम अपने आप को कंट्री मानता है, एक हिंदू कंट्री अपने आप को मानता है, और हम एक सेक्युलर कंट्री अपने आप को मानते हैं। लेकिन यहाँ पर तो, और संकेत इनकी बात जब हम कर भी रहे हैं तो शुरुआत तो यही है कि ये नरेंद्र मोदी से ही अगर आप देखें तो ये तो ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला रहा ही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री राम मंदिर का मुद्दा उठाते हैं, हर मंदिरों में जाते हैं, लेकिन दूसरे धर्म के जो जितने भी धर्म स्थल हैं वहां पर ज्यादा नहीं जाते हैं, या उससे अपने आप को एक तरीके से दूरी बनाए रखते हैं, और उसका किस तरह का फायदा उन्हें हुआ है, या फिर एक मुसलमान को भी टिकट नहीं देना या अपने मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करना। तो ये काम जिस तरह से चलता रहा है बंगाल, जैसे कि आप और मैं उस एक एक्सेप्ट कर ही चुके हैं, एक सैड ट्रुथ की उसी लाइन में ये बंगाल में भी चलेगा, और इसका कितना ज्यादा प्रभाव पड़ेगा ये देखना महत्वपूर्ण होगा। और जैसे कि संकेत ने कहा, एसआईआर का बहुत ज्यादा असर होगा। जब तक एसआईआर को लेकर आखिरी फैसला नहीं आता, या जो भी कुछ फैसला आता है, जो लोग इसे चैलेंज कर रहे हैं, आप सोचिए वो कितने डरे होंगे, स्पेशली जो मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं। उन्हें एक तरीके से ऐसा भी लोगों का कहना है या फिर इनका खुद का कहना है कि हमने घुसपैठियों को निकाल दिया, और घुसपैठी जो थे वो वोट दे रहे थे ममता बनर्जी को। ऐसे में जो मुसलमान, आप सोचिए कि एक वोटर होगा जिसका नाम शायद एसआईआर के जरिए कट गया होगा, वो अपने नेशनलिटी को कहाँ प्रूव करे? उससे लोगों की दूरी बनी होगी, उसके मन में अभी किस तरह के बेचैनी, किस तरह के डर होंगे, और उसके बारे में एड्रेस करने के लिए भी कोई कुछ कहीं नहीं कह रहा है। और ऐसे में ये पॉलिटिक्स जिस तरह से बढ़ रहा है, या जिस तरह की हिंसा भी पिछले कुछ दिनों में देखी गई है, इन सभी चीजों को देखते हुए भी हम इस वीडियो को कर रहे हैं दर्शकों, जहां पर चिंता इसी पर है कि जो आम आदमी है, जो भारतीय है, जो किसी कारण के वजह से उस पर ये इम्पैक्ट पड़ा है, और एसआईआर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक तरीके से गलत फैसले की वजह से अपना वोट नहीं दे पाए हैं, और इस पूरे चुनाव में इस पर हमने चर्चा लगातार की है। उनके भविष्य को लेकर क्या होगा, उसे लेकर ये सारे लोग क्या कहेंगे, और ये कहीं बुलडोजर जस्टिस वहां पर भी नहीं पहुंच जाए, जहां पर पहले से हम देखते हैं कि जो माहौल है वो खराब हुआ है। अब और लोगों के घरों के तो नहीं टूटेंगे, या फिर जो आपके साइड के लोग हैं जो इस तरह से काम कर रहे हैं, उन्हें तो आप बचाकर अपनी तरफ ना ला लें। जैसे आपका खुद का नाम आया था, आपके तो वीडियोस आए थे, लेकिन आज किसी को याद नहीं है, आपके वीडियोस प्रूफ मौजूद होने के बावजूद आप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो ये पूरा जो पोलराइजिंग पॉलिटिक्स है, इसका प्रमाण, अब इसका प्रभाव कितने बड़े पैमाने पर पश्चिम बंगाल पर पड़ता है, वो देखना बहुत जरूरी होगा संकेत। और अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें तो वो करते हुए हम, मेरा जो पुराना नाता हमारे गवर्नर साहब से होता है उस पर पहुंच जाएंगे। हाँ, गवर्नर से मैं बस एक चीज लास्ट में ये बोलना चाहता था कि एक बात अमित शाह ने बोली जब वो अनाउंसमेंट कर रहे थे शुभेंदु अधिकारी का,
कि अब घुसपैठ ना असम से होगा और ना ही बंगाल से होगा, तो घुसपैठ रोकने से आपको रोक कौन रहा था? अगर ये हिस्टोरिकल घुसपैठ है जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो ये 2014 से पहले की बात कर रहे हैं आप, है ना, तो मैं वहां समझ सकता हूं। लेकिन अब घुसपैठ रुक जाएगा, तो घुसपैठ तो 2014 में ही रुक जाना चाहिए था। क्योंकि इन योर ओन वर्ड्स आप घुसपैठ नहीं चाहते और कांग्रेस कथित रूप से करा रही थी, तो कांग्रेस की सरकार तो 2014 में चली गई। बॉर्डर बीएसएफ संभालती है, बॉर्डर केंद्र सरकार के अधीन आता है, ना असम सरकार के और ना ही पश्चिम बंगाल सरकार के। तो पिछले 12 साल से जो घुसपैठ हो रहा है वो अभी तक रुका क्यों नहीं? अब क्यों रुकेगा? तो ये एक सवाल, लेकिन वही है ना कि क्या है कि हम लॉजिक पे बात कर रहे हैं, और लॉजिक वगैरह तो जब इस तरीके की बात हो जाती है ना कि वोटर का दिमाग हैंग हो चुका होता है। आज की डेट में आप देखिए, पश्चिम बंगाल का चुनाव हो या धीरे धीरे कोई भी चुनाव हो, पीपल्स माइंड्स आर मेड अप, क्योंकि नेताओं ने उसको, स्पेशली जब इस तरीके का एक माहौल और आंधी होती है ना, तो उसमें फेंस सिटर वोटर्स की संख्या बहुत कम हो जाती है। उसमें बहुत क्लियरली लोग, पोलराइजेशन का मतलब ही यही है। पत्रकारों में भी अभी आप देख लीजिए, किसी से भी बात करेंगे तो वो ये बोलेंगे, यार तुम ना ये वाली बातें मत किया करो, साफ साफ बताओ इधर हो कि उधर हो। तो ये इस तरीके की बात इसलिए बोली जाती है क्योंकि मेंटली आपको कंडीशन कर दिया गया है आपके आसपास कि जब तक ऐसे नहीं हो जाओगे तब तक बात नहीं बनेगी। या तो पूरे इनके हो लो या पूरे इनके हो लो, बीच में लॉजिकल बात करने में डिस्क्रिपेंसी हो जाएगी, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी हो जाएगी लॉजिकल बात करने में। तो अभी क्या है, ये देश में वोटर के साथ एक लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी हो गई है, जिसमें वो वोटर अपने मुद्दे के हिसाब से नहीं चल रहा। उसको बता दिया गया है कि एक बहुत बड़ी क्राइसिस है, एक बहुत बड़ी क्राइसिस है और उससे हमें निपटना है और उससे यही निपटाएंगे। तो आपके जो रियल मुद्दे हैं वो अभी मैटर नहीं करते। वो क्या है कि थोड़ा बहुत देश जिस स्पीड पे चल रहा है उस पे वो चलते रहेगा। कंट्रीज हैव देयर ओन पेस ऑफ ग्रोथ, और पॉलिटिक्स उस पर होती नहीं, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला। तो पॉलिटिक्स जिस चीज से होती है उसमें तो हो गया पोलराइजेशन भाई। तो वोटर बड़े क्लियर हैं, अब फेंस सिटर कोई नहीं है। अब आजकल वो जो जिसे कहते हैं ना कि लास्ट मिनट में जो लोग डिसाइड करेंगे और स्विंग कर जाएंगे, अब वैसा वाला वोटर नहीं है। अब बहुत क्लियरली लोग हाँ या ना, वैसे ही सारी चीजें हो गई हैं।